गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। तो कल के क्लास में मैंने क्लास के अंत में कुछ प्रश्न आपको दिए थे और उस प्रश्नों का उत्तर आपको देना था। तो क्या आपने उस प्रश्न का उत्तर किया? यदि आपने उस प्रश्नों का उत्तर नहीं किया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर लेक्चर नंबर 8 में 3 नंबर प्रश्न मुझसे नहीं बना, कृपया इसे अगले दिन अगले क्लास में इसे मेंशन करें। यदि आप इतना नहीं भी लिखते हैं और केवल ये लिख देते हैं कि लेक्चर नंबर 8 या 7 या 6 और उसमें प्रश्न संख्या लिख देते हैं 3 या 4, तो मैं समझ लूँगा कि आपने प्रश्न पूछा है और मैं अगले दिन यानी कि अगले क्लास में उसका उत्तर दूंगा। वैसे मैं बता दूं कि संडे यानी रविवार का जो क्लास होगा उसमें मैं आप सभी बच्चों का कमेंट बॉक्स में जो भी प्रश्न होंगे, सिर्फ प्रश्न, उसका उत्तर मैं दूंगा और आप उस दिन मैं कमेंट बॉक्स भी देखूंगा। बच्चों, मेरे पास सिर्फ एक ही मोबाइल है तो मैं कमेंट बॉक्स देखूंगा कि मैं पढ़ाऊंगा, और कमेंट बॉक्स देखने और पढ़ाने के क्रम में दिमाग भी थोड़ा सा कंसंट्रेट उसका जो होता है वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। थोड़ा सा आवाज़ होता है तो उससे कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है। कोई पीछे बोलता है तो उससे कंसंट्रेशन जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ तो बार बार कमेंट बॉक्स देखना है। तो ये है ना कि आप जो भी प्रश्न करना चाहते कीजिए ना, किंतु आप वो सब दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में जो भी प्रश्न है आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मैं रविवार को एक दिन, हर रविवार को मैं आपके कमेंट बॉक्स को पढ़ूंगा और उसी समय मैं उसका उत्तर देने की हर संभव प्रयास करूंगा। तो चलिए, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग। तो आपने ये देखा कि अनुप्रयोग पढ़ते समय हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तथ्यों पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा करी। इससे पहले हम लोग ने विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण के बारे में पढ़े। बात मैं करूं उसके बारे में तो वो भी एक तरह का अनुप्रयोग था। लक्षण से हम लोगों ने जाना कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक होता है और कौन सा पदार्थ अवकारक होता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन अधिक त्याग करेगा तत्व और कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन कम त्याग करेगा, कौन सा धातु अधिक क्रियाशील होगा, कौन सा धातु कम क्रियाशील होगा। तो ये भी एक तरह से उसका अनुप्रयोग ही था। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो ऐसे अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं जो आप लोगों ने 10वां क्लास में या 10th क्लास में आपने पढ़ा था, और उस जगह पे यानी उस समय आपको ये सिर्फ ये बताया गया कि ये ऐसे होता है। अब यहाँ पर ये इसका आकलन होगा कि ये ऐसा क्यों होता है। तो 4th नंबर यानी चौथे नंबर पर जो अनुप्रयोग है वो ये है कि धातु, तीसरा नंबर है ना, तीसरा नंबर। कल मैंने कितने अनुप्रयोग पढ़ाए थे? 2 या 3? 2। तो 2 ही पढ़ाए थे। तो अब क्या है, तीसरे नंबर पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। फिलहाल धातु द्वारा अम्लों से या अम्ल से हाइड्रोजन मुक्त करने का आकलन, मुक्त करने का क्या आकलन। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जिंक क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है ना। और आपको ये 10 में पढ़ाया गया होगा कि धातुएं जो होती हैं वो अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सभी धातु ऐसा नहीं कर पाते हैं? तो क्यों नहीं कर पाते हैं और कौन कौन धातु ऐसा कर पाते हैं, इस पर हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। ध्यान दें अभी। तो सबसे पहले मैं लूंगा जिंक। तो जिंक की अभिक्रिया आप यदि करा दो सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4 से,
तो बच्चों आप देखो कि जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देगा और ये बना लेगा ZnSO4 और प्लस H2, और ये गैस के रूप में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है वो मुक्त हो जाएगा। ये जो सिंबल है, ये जो संकेत है, वो आपको ये बताता है कि गैस बनके वो क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है। अब ये जो है जिंक किससे अभिक्रिया किया, सल्फ्यूरिक अम्ल से, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर उसने क्या बनाया, ZnSO4 बनाया और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करा। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करा, ये तो अच्छी बात है, ये तो पढ़े हुए हो। तो बोलोगे सर इसमें नया क्या है, ये तो मैंने पहले ही पढ़ रखा है। तो चलो अब देखो दूसरा एग्जाम्पल। तो Cu प्लस H2SO4। अब ये जो है एक कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, तो कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर क्या हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा या नहीं करेगा, ये देखेंगे। तो जब कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा हो तो ये बना रहा है CuSO4 कॉपर सल्फेट और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो आपने यहाँ जो पढ़ा था पहले कि सर जो धातु है वो तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है अम्ल से, लेकिन यहाँ तो ये हाइड्रोजन गैस कॉपर ने मुक्त करा ही नहीं। क्यों नहीं करा, कॉपर ने सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन गैस क्यों मुक्त नहीं करा, क्यों जिंक ने ही हाइड्रोजन गैस मुक्त करा? इसका कारण जानिए आप कि इसका कारण है कि यदि किसी तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 से कम हो अर्थात माइनस हो तो वह अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। किंतु यदि किसी तत्व के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 से क्या हो, अधिक हो अर्थात धनात्मक हो, 0 से क्या हो, अधिक हो अर्थात धनात्मक हो, तो वह अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा। आप ये सोच सकते हो कि सर आपने 0 ही क्यों बोला, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का या हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो मान होता है वो 0 होता है। इस पर हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 या 6 में चर्चा करी थी, तो आप वहां जाके इसको देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 होता है। तो फिलहाल क्या बोला मैंने कि जिंक जो है वो हाइड्रोजन गैस क्यों मुक्त किया, कॉपर ने हाइड्रोजन गैस क्यों मुक्त नहीं किया। तो पहले मैं बैलेंस कर लूं फिर मैं चर्चा करूंगा। तो इसको बैलेंस कर ले आप, तो यहाँ 2 दे दे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बाकी तो बैलेंस ही है। तो अब ये है, मैंने बताया पहले भी कि यदि किसी तत्व के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 से क्या हो, कम हो, तो वह अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। किंतु यदि किसी तत्व के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 से अधिक हो अर्थात धनात्मक हो, तो वो कभी भी क्या है, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा। इसीलिए मैंने वैद्युत रासायनिक श्रेणी का एक ट्रिक तैयार किया था और लेक्चर नंबर 7 में मैंने उसको बताया था, कोशिश करा था कि ट्रिक के द्वारा आपको वो याद रहे, हाइड्रोजन से पहले और हाइड्रोजन के बाद। तो हाइड्रोजन से जो पहले हैं वो सब हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे, हाइड्रोजन के बाद जो है वो कोई हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेंगे धातु। तो चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक्सप्लेन मैं करता हूं, बस कुछ नहीं है इसमें, 2 लाइन है। क्या है कि जिंक के मानक इलेक्ट्रोड विभव Zn++ और ये हो गया Z का मान कितना है, याद तो आपको होगा नहीं। और मैंने क्या कहा था कि 10 तत्व का याद कर लो, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान, काम चलेगा। आप देखते होंगे बार बार रिपीट होता है जिंक कॉपर, फिर निकेल रिपीट होता है, फिर सिल्वर रिपीट होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है,
बस यही सब जो है वो रिपीट होते रहेगा चैप्टर में। तो ये जो है ध्यान दें अभी, इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान है वो है -0.76 वोल्ट, है ना। अब आप बोलोगे सर ये कैसे निकालते हैं, तो इसका भी सलूशन मैंने बताया था बच्चे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टॉपिक में जाइए और इसको देखिए। तो अब देखेंगे हम लोग ई नॉट हाइड्रोजन का कितना होता है, तो H प्लस और क्या है H2 बराबर 0 होता है। यहां पर आप हाफ भी दे सकते हैं, हाफ, तो तब एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये छल उठाने तो अभी क्या है आप देख लो यहां कि जो जिंक है, जिंक उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान है -0.76 वोल्ट, और हाइड्रोजन जो है उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान है 0। तो किसका मान कम है, इसका मान कम है। यदि 0 से मान कम है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। लेकिन अब देखो इस केस में देखो यहां पर क्या है, मैं एक्सप्लेन करूं, एक्सप्लेन मैं करता हूं। तो अब क्या है ध्यान दीजिएगा बच्चा, तो कॉपर है ना, तो ई नॉट Cu प्लस प्लस Cu, ई नॉट Cu प्लस प्लस Cu, इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान है वो है 0.34 वोल्ट, ये तो जानते भी होंगे। और अब क्या है ई नॉट, ध्यान देना, ई नॉट H प्लस H2 का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान है 0, है कि नहीं। अब यहां देखो ध्यान से बच्चे कि जो कॉपर है उसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान है वो 0 से अधिक है, 0 से अधिक है, तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा। लेकिन ऊपर के केस में देखें, इस एग्जांपल में देखें आप देखा आपने कि जिंक का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान है वो किससे, वो 0 से यानी हाइड्रोजन से कम है। तो वो क्या करेगा, जिंक क्या करेगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। किंतु कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 से अधिक है, अर्थात ये जो है वो अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा। तो यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक हो तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा अम्ल से, और यदि धनात्मक हो तो वो कभी भी अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा, है ना। बात समझ गए, तो लिखो, 2 लाइन लिखो, तो लिखो, पहले इतना लिख लो, ये पूरा लिख लो, लिखने के बाद डैश दे दो और 2 लाइन लिखो। देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से, की सहायता से, की सहायता से धातु द्वारा अम्ल से, धातु द्वारा अम्ल से हाइड्रोजन, धातु द्वारा अम्ल से हाइड्रोजन मुक्त करने का आकलन, मुक्त करने का आकलन किया जा सकता है, किया जा सकता है। लिखो, पूर्ण विराम दे दो, लिखो यदि, यदि किसी तत्व के मानक
इलेक्ट्रोड विभव का मान, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 से कम हो अर्थात ऋणात्मक हो, तो धातु, शुरू में तत्व लिख लिए थे, तत्व की जगह वहां धातु कर दो। तो धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। किंतु यदि धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान, 0 से अधिक हो, 0 से अधिक हो, तो यह धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस, तो यह धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, हो गया। ये एग्जांपल्स लिख लें और मैं 2 एग्जांपल्स आपको देता हूं। यदि आपको लगे कि वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, और यदि आपको लगे कि नहीं करेगा तो लिख दें कि सर ये नहीं करेगा हाइड्रोजन गैस मुक्त। तो चलिए फिलहाल लिख लीजिए। लिख लिया आपने? चल हो गया। तो मैं बस 2 क्वेश्चन तो दूंगा ना आपको, बस केवल 2 क्वेश्चन, और आपको बताना है कि कौन हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा और कौन हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा। तो एग्जाम्पल है भाई मेरे Ag, और आप बताइए क्या Ag अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, हाँ या ना? जल्दी समझिए। तो बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि Ag का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान है वो क्या है? वो है, ध्यान देना है बच्चा, वो है 0.80 वोल्ट। इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान है वो 0 से क्या है? 0 से अधिक है, यानी धनात्मक है। और जब मान 0 से अधिक हो तो वो हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा। तो लिख सकते हैं हम यहाँ कि यह हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा, हाइड्रोजन
मुक्त क्या नहीं करेगा। अब चलिए दूसरा प्रश्न आपके लिए है, आप उसको देखिएगा। अब आपको दे दिया जाए कि Mg है मैग्नीशियम, क्या मैग्नीशियम हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, हाँ या ना? जल्दी बताइए, मैग्नीशियम हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा? तो देखिए मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसके मानक शेल विभव का मान मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जो होता है ना भाई, वो होता है -2.37 वोल्ट। यही होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो मान है Mg का जो मान है वो किससे, शून्य से कम है, और जो शून्य से कम रहेगा तो वो हाइड्रोजन अवश्य ही मुक्त करेगा। बात समझ गए कि Mg जो है वो उसका मान जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो मान है वो शून्य से कम है अर्थात ऋणात्मक है, तो वो हाइड्रोजन गैस अवश्य मुक्त करेगा अम्ल से। चलो कुछ और क्वेश्चन ले लूं मैं, उसके बाद अगले टॉपिक को और क्वेश्चन से देख ले। तो क्वेश्चन है यानी अगला प्रश्न है, ध्यान देना है, अगला प्रश्न है जो मरकरी नहीं एसएन का नाम सुने हो कभी? एसएन माने टीन। तो टीन जो है एसएन जो है ना, वो क्या इलेक्ट्रोड क्या कहते हैं अम्ल से हाइड्रोजन मुक्त करेगा या नहीं करेगा? जल्दी करें, ये इसका जवाब दे कमेंट बॉक्स में फटाफट, जल्दी क्विकली। क्या ये हाइड्रोजन मुक्त करेगा या नहीं करेगा अम्ल से? तो चलिए मैं इसका उत्तर बता दूं आपको। तो ये है E0 का मान। आपका तो मेन खेल कहाँ है? E0 के मान पे। इसका E0 का मान जो है 2 प्लस Sn, इसका मान है प्लस नहीं बल्कि माइनस 0.14 वोल्ट, है ना। इसका मतलब ये क्या हुआ कि इसका जो मान है वो शून्य से क्या है, कम है, शून्य से कम है, और कम होने के कारण ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो ये H2 मुक्त करेगा, और ये हो गया H2 मुक्त करेगा ना। चलो तो एक और क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, और उसमें आपको ये बताना है कि क्या वो हाइड्रोजन मुक्त करेगा। बोलो सर ये सब याद ही नहीं रहता है, कैसे जानेंगे? अरे भाई मैंने टेबल पहले ही बताया था, उसको देख लो यार कभी कभी। बोलो कि सर वो तो आपने वीडियो में ही बता दिया था, उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, है ना, फोटो रहता है उसको देखो, और नहीं तो किताब में तो है ही ना, उसको देखो, क्यों फायदा ही होगा ना, नुकसान तो होना नहीं। अब यहाँ पे देखो कि आपका दे दे ये गोल्ड जो है, तो क्या गोल्ड हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, हाँ या ना? पहले गोल्ड का देख लो कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है, उसके बाद बस आपके पास समय है 1 मिनट का, 1 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, 10 सेकंड का, और 10 सेकंड में आपको इसका उत्तर देना है, जल्दी कीजिए। चलिए तो ये जो है Au जो है वो हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा। इसका कारण है कि Au 3+ है ना, Au इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो मान है वो है 1.50 लगभग आसपास वोल्ट है। इसका मतलब है कि इसका जो मान है वो शून्य से बहुत अधिक है, अधिक बहुत रहे चाहे कम रहे, वो हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा। तो ये जो है बहुत अधिक है, और अधिक होने के कारण H2 मुक्त नहीं करेगा। हो गया। अब ऐसा क्यों होता है? तो ये तो हो गया भाई कि शेल विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान शून्य से कम है तो हाइड्रोजन मुक्त करेगा, यदि शून्य से अधिक है तो हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा। लेकिन ऐसा केमिस्ट्री की भाषा में भी और बेहतर तरीके से बताया जा सकता है। तो कैसे? तो क्या होता है एक्चुअल कि हाइड्रोजन से जो ऊपर है, यानी ऊपर का मतलब यहाँ पर मैं बता दूं माइनस में जो है ना, या ये बोल सकते हो ऊपर की जगह कि हाइड्रोजन से जो कम है जिसका मान माइनस में, वो क्या होते हैं कि वो
अब अवकारक जो होते हैं यानी कि अपचायक अच्छे अपचायक होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की जो क्षमता होती है अधिक होती है। और जब ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता अधिक होती है तो वो हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। जबकि क्या होता है कि जो ये क्या कहते हैं, जिस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान हाइड्रोजन से अधिक होता है, प्लस में होता है, वो बहुत ही दुर्बल अपचायक होते हैं। ऑक्सीकारक तो अच्छे होते हैं किंतु अपचायक जो होते हैं वो दुर्बल होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो त्याग करने की जो क्षमता होती है वो नगण्य होती है या तो होती ही नहीं, और नहीं होने के कारण क्या होता है कि वो हाइड्रोजन को मुक्त नहीं कर पाते। तो चलिए ये कॉपी कर सकते हैं, ये तो कर भी लिए होंगे, जब तक मैं बोलता रहता हूं तब तक आप कॉपी कर लीजिए, है ना, ताकि समय बर्बाद ना हो। जल्दी करें। हो गया। चलिए दूसरा आप चलते हैं, हम लोग देखते हैं। ये हो गया ना पूरा, हाँ चलो। अब क्या है, मैं दूसरे टॉपिक में बढ़ूं और वहां देखूं कि दूसरा टॉपिक क्या है। तो दूसरा में मतलब 4 नंबर टॉपिक यही है ना, 4 नंबर में। तो 4 नंबर में क्या है कि आपको ये देखना है कि धातु के क्रियाशीलता, यानी मैंने एक और हम लोगों ने 10 क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कोई धातु क्या करता था, एक धातु दूसरे धातु को विस्थापित कर देता था, है ना, और कुछ ऐसे भी धातु होते थे जो दूसरे को विस्थापित नहीं कर पाते थे। इसका क्या कारण था, सुनिए। तो धातु के विस्थापन, धातु के क्या विस्थापन का आकलन, का क्या आकलन। तो धातु के विस्थापन का आकलन कैसे कर पाएंगे ये हम लोग अब देखेंगे, है ना। जैसे कि आपने दिया क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दे दिया गया Zn प्लस क्या CuSO4, Zn प्लस CuSO4। तो आपने इसको क्या बनाया, ZnSO4 प्लस क्या Cu बना दिया ना, ZnCuSO4। वैसे मैं इसके बारे में कल चर्चा मैंने कर रखा है 2 नंबर टॉपिक में, तो 2 नंबर और 4 नंबर तो सेम ही। तो क्या है कि ZnCuSO4 से अभिक्रिया करके ZnSO4 और Cu का निर्माण किया, धातु का निर्माण किया। अब देखो दूसरा एग्जांपल जरा देखना, बस हो गया ना, कि जो Cu है, Cu ZnSO4 से अभिक्रिया करेगा, तो अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, CuSO4 प्लस Zn बनाएगा क्या, CuSO4 से अभिक्रिया कर ZnSO4 बनाएगा। तो फिर क्या ZnSO4 से अभिक्रिया कर CuSO4 और Zn का निर्माण करेगा। तो ये तो सही है, ये अभिक्रिया बिल्कुल सही है, किंतु ये अभिक्रिया सही नहीं है। ऐसा क्यों ये अभिक्रिया सही है, क्यों ये अभिक्रिया सही नहीं है? तो आंसर देखते हैं हम लोग, है ना। आंसर क्या है, तो इसमें क्या है, इसका जो थ्योरी है इसका ये है कि भाई यदि किसी धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता है तो वो क्या करता है, अधिक मानक इलेक्ट्रोड विभव वाले धातु को विस्थापित कर सकता है ना। लेकिन यदि इसी का उल्टा हो जाए कि धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक वाला, है ना, कभी भी कम वाले मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान वाले कम वाले को विस्थापित नहीं कर पाएगा। बात नहीं समझे, फिर सुनो कि अधिक मानक इलेक्ट्रोड विभव वाले जो धातु होते हैं वो कम मानक इलेक्ट्रोड विभव वाले धातु को विस्थापित नहीं कर पाते हैं, किंतु
कम मानक इलेक्ट्रोड विभव वाले धातु जो हैं वो अधिक मानक इलेक्ट्रोड विभव वाले धातु को क्या विस्थापित कर देते हैं। अब आप बोलोगे सर तो यही इसी को तो हम लोग पढ़े थे कि 10-10 में कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। अब अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो चलिए लक्षण मैंने पढ़ाया था विद्युत रासायनिक श्रेणी में लेक्चर नंबर 7 लक्षण के 5वां नंबर में पढ़ाया था कि जिस धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना कम होगा उसका क्रियाशीलता यानी वो उतना ही अधिक क्या होगा? सक्रिय होगा, क्रियाशील होगा। और जिसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना अधिक होगा वो कम क्रियाशील होगा। तो देखिएगा यहाँ, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, जरा ध्यान दें। तो Zn जो है, Zn के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना है? Zn प्लस कितना हो गया? ध्यान दीजिएगा, तो याद ही होगा ना आपको, कई बार मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं। 0.76 वोल्ट है कि नहीं? लेकिन वही आप कॉपर का देखें, E0 का मान Cu प्लस प्लस Cu बराबर 0.34 वोल्ट। अब बताओ कि दोनों में किसका मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कम है? तो जिंक का कम है, माइनस में है, प्लस में ज्यादा है। तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित कर सकता है, कॉपर को विस्थापित कर सकता है, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है। किंतु उल्टा चलो, कॉपर क्या जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने क्या बताया, इसी को उल्टा करके लिख दूं मैं, तो E0 Cu प्लस प्लस Cu बराबर 0.34 वोल्ट और E0 Zn प्लस प्लस Zn बराबर 0.76 वोल्ट। तो इसमें आप देखो, ऐसे तो दोनों तो सेम ही है, इसमें आप देखो कि कॉपर का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान है वो अधिक है और जिंक के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कम है। तो ये कभी भी नहीं हो सकता है कि अधिक मानक इलेक्ट्रोड विभव वाला कम मानक इलेक्ट्रोड विभव वाले धातु को विस्थापित कर दे। इसी को हम लोग 10 में पढ़ते हैं कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करता है, किंतु कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं करता है। बस यही तो है कि नहीं? अब फिर से आप सुन लो एक बार कि जिंक क्यों कॉपर को विस्थापित किया? क्योंकि जिंक के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कम और कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक है। इसका मतलब जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है ना, इसीलिए ये उसको विस्थापित कर दिया। किंतु दूसरे केस में देखो, कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित नहीं किया। क्यों? क्योंकि कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जिंक के मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान से अधिक है, अर्थात कॉपर जो है वो जिंक से कम क्रियाशील है और कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर पाता है। अभी मैं बताऊं, फिर से एक बार मैं बोल दूं कि अधिक क्रियाशील धातु कौन होगा? जिसके मानक सेल विभव का मान जितना कम होगा उसका क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी, और जिसके मानक सेल विभव का मान जितना अधिक होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही कम होगी। जैसे कि देखो ना, Au क्यों कम क्रियाशील धातु है? कम क्या, निष्क्रिय धातु क्यों कहते हैं गोल्ड को? क्योंकि इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बहुत ही अधिक है, और अधिक होने के कारण जो सोना है, सोना को हम लोग निष्क्रिय धातु के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान है बहुत उच्च है ना। लेकिन आपको कोई बोल दे कि लिथियम है, लिथियम का कितना है मान? 3.05 वोल्ट है ना, और मैग्नीशियम है, इसके मानक इलेक्ट्रोड का मान है 2.37 वोल्ट। अब दोनों में पूछे कौन अधिक क्रियाशील धातु है, तो क्या जवाब होगा आपको?
तो देखो इसका मान कम है, इसका मतलब लिथियम मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील धातु है। बस यहाँ पर भी तो सेम है कि दोनों में किसका मान कम है, तो जिंक का मान कम है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर के अपेक्षा जो कम मानक इलेक्ट्रोड विभव मान होगा, तो जिंक क्या करेगा कि कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगा। किंतु कॉपर क्या है, जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा। इसका मुख्य कारण कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कॉपर का क्या है, अधिक है और जिंक का कम है। बात समझ गए? चलो तो लिखो, पहले लिखो विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातु के विस्थापन का आकलन, धातु के विस्थापन का आकलन किया जा सकता है। कम मानक इलेक्ट्रोड विभव वाला धातु, कम मानक इलेक्ट्रोड विभव वाला धातु अधिक मानक इलेक्ट्रोड विभव वाले, अधिक मानक इलेक्ट्रोड विभव वाले धातु को विस्थापित नहीं कर सकता, विस्थापित कर सकता है, माफ कीजिएगा, विस्थापित कर सकता है, विस्थापित क्या कर सकता है। किंतु उसी को लंबा कर दीजिए और क्या, किंतु अधिक मानक इलेक्ट्रोड विभव, अधिक मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक मानक इलेक्ट्रोड विभव वाले वाला धातु, कम मानक इलेक्ट्रोड विभव वाले धातु को, कम मानक इलेक्ट्रोड विभव वाले धातु को विस्थापित नहीं कर सकता है, विस्थापित नहीं कर सकता है। पहले कॉपी कर ले, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन डील होंगे, तो पहले कॉपी करें, फिर हम लोग क्वेश्चन को का शुरुआत करेंगे। अभी हो गया कॉपी? जल्दी कर ले भाई। चलो हो गया कॉपी। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या हो सकता है हमसे। ऐसे तो कुछ भी नहीं हो सकता है ना, क्लास में पढ़ाना और यहाँ पढ़ाने में जमीन आसमान का क्या हो जाता है, अंतर होता है, हालत में खड़ा हो जाता है। एनीवे, अभी क्या है कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूं और आपको बताना है कि क्या ये सही है या गलत है। Ag प्लस CuNO3 का होल ट्वाइस होल टू, और ये बन गया AgNO3 और प्लस क्या Cu, ये दो हो गया, बैलेंस कर लो, और यहां भी क्या हो गया दो। ये रिएक्शन सही है या गलत, ये आपको बताना है। अभी कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। ए नंबर और देख लो, और देख लेते हैं। तो क्या हो गया कि अब देखो फिर Ag में ले लूं, चलो Ag छोड़ देता हूं बार बार। अभी क्या है कि Zn है प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है ना, और ये बन गया ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag।
क्या ये सही है? ये दोनों। और भी एक आध एग्जाम्पल्स देख लो। सी में आ जाओ, सी नंबर। तो क्या है कि Mg प्लस CuSO4 बन गया MgSO4 प्लस Cu। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा रिएक्शन सही है और कौन सा रिएक्शन सही नहीं है। आपको खाली लिख दीजिए सर ये सही है, बी सही है, सी सही है, या तीनों सही नहीं है। आंसर जल्दी से दीजिए आंसर। इस रिएक्शन में पहला जो रिएक्शन है, देखिए ये जो पहली जो अभिक्रिया है वो गलत है, दूसरी अभिक्रिया जो है वो सही है, और तीसरी जो अभिक्रिया है वो भी सही है ना। ये तीनों, ये जो है देख रहे हो आप, वो बिल्कुल क्या है? सही है। अब इसके कारण क्या है? क्या कारण? तो देखिए कारण क्या है कि क्या है, E0 का मान जो Ag का है, Ag प्लस Ag, तो E0 का जो मान है भाई मेरे वो है प्लस 0.80 वोल्ट, है कि नहीं। और कॉपर का जो है Cu यानी E0 Cu प्लस Cu का जो मान है भाई मेरे वो है प्लस 0.334 वोल्ट। अब बताएं दोनों में कम कौन है? तो ये कम है, तो इसका इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कम है किंतु इसका ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? इसको विस्थापित कर सकता है। लेकिन सिल्वर, चांदी कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो यहां क्या हो गया कि यहां जो चांदी है वो कॉपर को ही विस्थापित कर रहा है। देखो ना इधर, इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो टोटली रॉन्ग है और रॉन्ग है। अब देखो दूसरा में, क्या ये सही है? पहले तो बैलेंस कर ले, बैलेंस सही नहीं है, 2 और यहां भी क्या हो गया 2। अब ये देखो क्या ये सही है? तो हाँ ये सही है। कैसे? तो E0 Zn प्लस Zn का मान है माइनस 0.76 वोल्ट। ये तो लिखते लिखते आपको याद हो जाना चाहिए। और ये जो E0 है Ag है ना, Ag प्लस Ag बराबर कितना है इसका? 0.80 वोल्ट। तो देखिए दोनों में मान किसका कम है? इसका कम है, इसका तो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो कम मान वाला अधिक मान वाले को विस्थापित कर सकता और कर दिया है। लेकिन वही उल्टा रहता, Ag इधर और Zn इधर रहता, तो कभी भी वो अभिक्रिया संभव नहीं होती। बात जा रहा है, जा रहा है। चलो अब क्या है, Mg प्लस CuSO4 और MgSO4 प्लस Cu। तो क्या करना है? पहले E0 देखना है, E0 का मान जो है वो Mg के लिए दिखाई दे रहा है यहां तक, हाँ दे रहा है, तो चलो दे रहा है। तो Mg और Mg बराबर है माइनस 2.37 वोल्ट, है कि नहीं? रेड से विजिबल है शायद हो। E0 और Cu का मान है प्लस Cu बराबर माइनस 0.0 नहीं बल्कि प्लस 0.34 वोल्ट हो गया। अब देखिए दोनों में किसका मान कम है? तो भाई Mg का मान कम है, बहुत कम है। इसका मतलब Mg जो है वो Cu को विस्थापित कर सकता है, किंतु Cu Mg को विस्थापित नहीं कर सकता है। यू कैन कॉपी एवरीथिंग दैट इज मेंशन ऑन द व्हाइट बोर्ड, सो राइट डाउन करिए जल्दी। हो गया? हो गया बच्चों? चलो अब कुछ क्वेश्चंस है जो डील होंगे। अभी कोई पूछ दे कि क्या जिंक सल्फेट के विलयन को कॉपर के पात्र में रखा जा सकता है? तो बस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इस पर जरा
चर्चा कर लेंगे। तो फिलहाल ये मिटा देते हैं, क्यों मिटा देना। तो क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये हमको पता चलेगा कि कौन से बर्तन में, यानी आप क्या करते हो, जैसे क्या है कि अम्ल है तो अम्ल क्या लोहा के बर्तन में रख सकते हैं, हाँ या नहीं। इस तरह का जो है वो जवाब आपको ये टॉपिक दे रहा है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या है ना FeSO4 फेरस सल्फेट, FeSO4 बोला था ZnSO4। चलो, क्या ZnSO4 को विलयन को कॉपर के पात्र में रखा जा सकता है, हाँ या ना। कमेंट बॉक्स में उत्तर दे। अभी कैसे देंगे, अभी तो मैं समझाया नहीं। तो जिंक सल्फेट को कॉपर के पात्र में रखा जा सकता है, तो बिल्कुल रखा जा सकता है। कैसे? तो क्या है कि अधिक क्रियाशील धातु वाला जो विलयन होता है, यदि कम क्रियाशील धातु वाले पात्र में रख दिया जाए तो वो रह सकता है, वो ऑक्सीकृत नहीं होता है और ना ही अभिक्रिया होती है ना। तो इसका मतलब यही है कि ZnSO4 को कॉपर के पात्र में रख सकते, लेकिन उल्टा कर देते कि क्या कॉपर सल्फेट विलयन को जिंक के पात्र में रख सकते हैं, तो नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट को जैसे ही जिंक में रखोगे, जिंक क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा और अभिक्रिया हो जाएगा। तो अभिक्रिया हो जाएगा तो तुमको कॉपर सल्फेट डाले थे और बन गया वो जिंक सल्फेट। तो वो ऐसा नहीं हो सकता है कि कॉपर सल्फेट विलयन को जिंक में रख सकते हैं। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि क्या जिंक सल्फेट विलयन को कॉपर के पात्र में रखा जा सकता है, तो हाँ रखा जा सकता है। देखो, अब जरा इसका आंसर इसको देख लेना है। तो पहले क्या है कि लिखो, या पहले अभी लिखना नहीं है, पहले देख लो आंसर। हाँ, यह संभव है, यह संभव है। कैसे, क्यों संभव है? तो ये यहां पर लिखोगे, अभी तो रहने दो, बाद में लिखना कि Zn का जो है, Zn प्लस Zn, यही है ना, इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान है 6 वोल्ट, है कि नहीं। और जबकि कॉपर की बात करें, हम लोग चर्च करें, तो कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान है +34 वोल्ट। अब आपको देख बोल दिया जाए अब इसमें कौन कम है, तो ये कम है, ये क्या है, ज्यादा है। तो कम वाला मानक इलेक्ट्रोड विभव को के विलयन को अधिक मानक इलेक्ट्रोड विभव वाले धातु के पात्र में रखा जा सकता है। तो कैसे लिखोगे, हाँ या संभव है। उसके बाद लिखोगे कि क्या, यहाँ Zn जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कॉपर के मान से कम होता है, अतः जिंक सल्फेट किससे, कॉपर से अभिक्रिया नहीं करेगा। देखो यहाँ ZnSO4 प्लस Cu क्या होगा, नो रिएक्शन। बस हो गया और क्या। फिर से सुने क्या बोला मैंने। पहले ये समझे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, लिखना तो अलग बात है। पहले ये समझे कि जिंक सल्फेट को कॉपर में क्यों नहीं रखा जाता है, कॉपर धातु के पात्र में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी क्या है कि यदि किसी भी धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कम हो तो वो अधिक मानक इलेक्ट्रोड वाले धातु के पात्र में रखा जा सकता है। किंतु उल्टा कर दीजिए कि यदि किसी धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक हो तो वो कभी भी कम इलेक्ट्रोड विभव वाले मान के धातु में रखा नहीं जा सकता है।
तो अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन देना, तो आपको ये देखना है कि क्या जो दिया गया है विलयन उसमें धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान है ना जिसमें रखना है उससे कम है। यदि कम है तो ये जो लिखा गया है वो सत्य है, किंतु यदि ये ज़्यादा हो जाएगा, जिंक यदि कॉपर से मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ज़्यादा होता तो जिंक कभी भी कॉपर के विलयन में जिंक सल्फेट को रखा नहीं जाता। फिर सुनने के बाद इसको कि हाँ यह संभव है, यहाँ जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कॉपर की अपेक्षा कम होता है, ये लिख देगा। उसके बाद अतः, ये लिखने के बाद अतः जिंक धातु या जिंक सल्फेट कॉपर धातु से अभिक्रिया नहीं करेगा। बस फिर से बोल दूंगा मैं एक बार कि हाँ यह संभव है। पहले क्वेश्चन देखो, क्या जिंक सल्फेट विलयन को कॉपर के पात्र में रखा जा सकता है? तो बिल्कुल रखा जा सकता है, हाँ यह संभव है। क्यों संभव है लिखोगे, यहाँ जिंक के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान किससे, कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान से कम है। अतः, या फिर पहले तो ये लिख दोगे अतः, उसके नीचे अतः जिंक सल्फेट कॉपर धातु से अभिक्रिया नहीं करेगा, है ना। चलो पहले लिख लो, उसके बाद मैं उल्टा पर भी चलूंगा। लिखो आंसर। हाँ यह संभव है। क्वेश्चन लिखे ना, लिखो हाँ यह संभव है। हो गया, हाँ यह संभव है। लिखो यहां जिंक धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कॉपर से कम होता है, कम होता है। है ना, ये लिख लीजिए, ये वाला लिख लीजिए पहले, उसके बाद लिख लिए। चलो ये लिख लिए। लिखो अतः जिंक सल्फेट कॉपर धातु से अभिक्रिया नहीं करेगा। हो गया, ये लिख लो, बस आंसर हो गया। 2 नंबर में अच्छा टॉपिक है ये, और जानते हो ये समझने का है, रट्टा मारने का नहीं। आप मानक इलेक्ट्रोड विभव के थ्रू आप समझ सकते हो बातों को, है ना। तो ये हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लपेट के मारता हूं, देखो। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या कॉपर सल्फेट विलयन को जिंक के पात्र में रखा जा सकता है? सोचिए, क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने उलट दिया है कि क्या कॉपर सल्फेट विलयन को जिंक के पात्र में रखा जा सकता है। तो क्या होगा आंसर, कमेंट बॉक्स में लिखिए, तेजी से लिखिए ताकि मैं देख पाऊं। तो आंसर होगा नहीं। आंसर क्या होगा,
नहीं रखा जा सकता, नहीं, यह संभव नहीं है। संभव क्या नहीं है? पूछो सर कि संभव क्यों नहीं है? संभव क्यों नहीं है? क्योंकि कॉपर जो है उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान किससे, जिंक के अपेक्षा अधिक होता है। तो क्या करेगा जिंक, अभी पीछे का टॉपिक में मैंने बताया भी था कि जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट से कॉपर विस्थापित कर देगा और विस्थापित करने के बाद ये कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर लेगा। तो बनना हमको कॉपर सल्फेट चाहिए, बन गया क्या, जिंक सल्फेट। तो देखो अब इसका आंसर बहुत ही है, वही सेम है जैसा मैंने पीछे लिखा है। तो इसका ई नॉट का मान पहले देख लेते हैं। तो Cu प्लस प्लस Cu कितना है, 3-4 वोल्ट, और Zn का कितना, ई नॉट Zn प्लस प्लस Zn, इसका मान कितना है, तो इसका मान है -0.76 वोल्ट। हो गया। तो ये जो है इसमें देखो इसका मान कम है, इसका मान ज्यादा है। अब क्या होगा कि यदि हम कॉपर सल्फेट को जिंक के बर्तन में रख देते हैं तो Zn प्लस CuSO4, यानी कि हमने क्या किया कि कॉपर सल्फेट को जिंक के बर्तन में रखा, तो जैसे ही रखा जिंक के बर्तन में, तो जिंक क्या किया कि कॉपर को भगा दिया, भागो तुम, और भगा के उसका स्थान क्या ले लिया, खुद ले लिया, और कॉपर स्थापित हो गया। इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन को जिंक के पात्र में हम रख पाए, है ना। तो फिर सुने एक बार, क्या कॉपर सल्फेट विलयन को जिंक के पात्र में रखा जा सकता है? तो लिखोगे नहीं, यह संभव नहीं है। अब उसके बाद लिखोगे चूंकि यहां पर कि यहां कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जिंक से अधिक होता है। उसके बाद ये लिख लेना है, अतः देखो सेम वही चल रहा है, अतः क्या कॉपर सल्फेट जिंक से अभिक्रिया कर कॉपर धातु विस्थापित कर देगा। बस हो गया। फिर से एक बार बोल दूं मैं कि नहीं, पहले क्वेश्चन, क्या कॉपर सल्फेट विलयन को जिंक के पात्र में रखा जा सकता है? आंसर होगा नहीं, यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? तो ई नॉट Cu प्लस प्लस, यानी कि यहां कॉपर धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जिंक धातु से अधिक होता है, अतः कॉपर सल्फेट जिंक धातु से अभिक्रिया कर कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। या उल्टा बोल सकते हो कि जिंक धातु कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर कॉपर विस्थापित कर देगा। बस लिख लो, लिखो आंसर, लिखो, पहले क्वेश्चन लिख लो फिर आंसर लिखो। नहीं, यह संभव नहीं है, नहीं, यह संभव नहीं है। यहां कॉपर धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जिंक धातु से अधिक होता है, अतः से पहले ये लिख दो भाई, ये लिख दो, लिख दिए। अतः ये लिखने के बाद लिखना था, अतः जिंक धातु कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर कॉपर धातु विस्थापित
विस्थापित कर देगा, विस्थापित कर देगा, ये लिख लीजिए जल्दी से। और एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा है ना, क्वेश्चन रहेगा, पहले ये लिख लीजिए उसके बाद क्वेश्चन दूंगा मैं। तो क्या FeSO4 नाम सुने हो कभी? फेरस सल्फेट, लोहा, लोहा का सल्फेट को किसमें? सिल्वर, चांदी के पात्र में रखा जा सकता है। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन है क्या फेरस सल्फेट विलयन को चांदी के Ag के पात्र में रखा जा सकता है, हाँ या नहीं? क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। नहीं यदि हो तो कैसे आप, कभी कभी तो मैं आपके प्रश्नों को समझ भी नहीं पाता हूँ कि आप किस प्रश्न का बात किए हो, है ना, कमेंट बॉक्स में। तो थोड़ा सा हेडलाइन करो कि सर लास्ट में जो आपने प्रश्न दिया था वो प्रश्न मुझसे नहीं बना, कृपया बता दीजिए समथिंग। तो ये प्रश्न को का जवाब आपको देना है। तो इसमें कुछ नहीं है, मैंने जो पहले पढ़ाया था ना, अभी पहले जो क्वेश्चन लिखाया ना वही इसका आंसर है। सिर्फ वहाँ जिंक है, यहाँ पर लोहा है, वहाँ कॉपर है, यहाँ चांदी है, बस। तो इसी के साथ आपका क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।